हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम ज़्यादा नहीं, बिजनेस एनवायरनमेंट के दो चैप्टर्स हैं, मेन दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 है हमारा बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस है। इसका हम पूरा एक वन शॉट करेंगे। मैं एज अ रिवीजन की तरह इसको पढ़ूंगा। 1.5 घंटे का ये लेक्चर होगा। 1.5 घंटे में हम इनको पूरे करेंगे। और दूसरा तीसरा चैप्टर है हमारा इंडस्ट्रियल एंड एलपीजी पॉलिसी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पढ़ेंगे और एलपीजी पॉलिसी को पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ ही पढ़ते हैं, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले हमें बिजनेस डिफाइन क्यों हुआ है। वैसे तो मैंने अब से पहले भी इसकी सीरीज बनाई हुई है, पर वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की सीरीज है। ये वन शॉट है, तो इसमें थोड़ा हम फास्ट चलेंगे। मेन मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके अंदर हमने डिटेल में पढ़ा है। तो मेन मेन टॉपिक्स क्या है, ये कह रहे हैं बिजनेस इज समथिंग विच इज डूइंग फॉर विच इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। एंड ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए, मतलब हम भैया प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। मेन गोल हमारा प्रॉफिट कमाना है। हर छोटे से बड़ा बिजनेस हो या बड़े से छोटा बिजनेस हो, दुकानदार हो या फिर एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, सभी का मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। किस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं, सेल करके, प्रोड्यूस करके, डिस्ट्रीब्यूट करके, ये एक्टिविटीज करके जो प्रॉफिट कमाते हैं। यही एक कौन कमाते हैं, ह्यूमंस कमाते हैं। यही है बिजनेस का एक एक्टिविटी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस की, ये हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। गुड सर्विस के डील इन गुड्स एंड सर्विस। प्रॉफिट मोटिव होता है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होती है, मतलब हमें नहीं पता फ्यूचर में किस तरीके की मार्केट कंडीशंस होंगी, क्या क्या चीजें बदल सकती है, चेंज हो सकता है। डायनामिज्म मतलब कि चेंज जो है वो हमें नहीं पता है। चेंज किस तरीके से, डायनामिक डायनामिक है, ये डायनामिक नेचर है इसका, चेंज होता रहता है बार 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 बार। वास्टनेस, वास्टनेस का मतलब समझते हैं आप। वास्टनेस का मतलब है आज की डेट में मास प्रोडक्शन और मास मार्केटिंग दोनों चीजें संभव है बिजनेस के अंदर, हमारी ग्लोबलाइजेशन और जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से। इसके बाद डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेंट्रिक, हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लोजुलेंटल, इसका मतलब ये है। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ब्रांड, ऐसे ब्रांड है जिनके अंदर ही सेवरल ब्रांड है, तो ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। एक होता है हॉरिजॉन्टली डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली शायद ऐसे होता है, वर्टिकली ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे, हॉरिजॉन्टली ऐसे। हॉरिजॉन्टली डाइवर्सिफिकेशन किसको कहते हैं, अनरिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो मतलब जैसे अभी प्रेजेंट के समय में मैं कोई, अब मेरी कंपनी है सोनी की, अगर एग्जांपल सोनी कॉर्पोरेशन है, तो मैं कोलंबिया पिक्चर को, मेरे कोई रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है वो, मैंने कोलंबिया पिक्चर जो है खरीद लिया, एंटरटेनमेंट कंपनी जो है कोलंबिया पिक्चर्स की, अपने प्रेजेंट कस्टमर्स के लिए। और कॉन्ग्लोमेरेट्स डाइवर्सिफिकेशन सिंपल है कि हम एक अनरिलेटेड प्रोडक्ट सर्विस खरीद रहे हैं, जिसके अंदर जो हमें मतलब बस ऐड कर रहे हैं हमने यार अनरिलेटेड प्रोडक्ट सर्विस। जैसे टाटा ग्रुप के अंदर टाटा स्टील हो गया, टाटा सोल्ट हो गया, केमिकल की हो गई, केमिकल्स हो गए, टी हो गई, शिपिंग, होटल सर्विसेज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज। इसके बाद अगला फीचर जो बिजनेस का है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हम समझ चुके हैं, मॉडर्न बिजनेस के अंदर जब हर देश एक दूसरे के साथ ट्रेड करे, विदाउट एनी फ्री ट्रेड करे, किसी देश की कोई रेगुलेशंस उनको बॉदर ना करे, तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। पूरा विश्व आपस में ट्रेड कर रहा है, एक दूसरे हर देश आपस में ट्रेड कर रहे हैं। चेंज, चेंज इज समथिंग, जैसे मॉडर्न बिजनेस का मंत्र है चेंज। चेंज होता रहेगा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। साइंस, साइंस जो है एटॉमिक डेवलपमेंट ऑफ साइंस से बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अगर हम मैथमेटिक्स स्टैटिकल फॉर्मूलाज को डेवलप करेंगे, तो इससे क्या होगा, स्टैटिकल फॉर्मूलाज डेवलप होंगे तो हम डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस करने में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन समथिंग दैट, मैंने ये पढ़ा था कि बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि डाटा प्रोसेसिंग के लिए या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस के लिए, प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव रिकॉर्ड्स के लिए हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, और इसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सब, और कंपटीशन होता है। और मॉडर्न बिजनेस जो है, क्योंकि
हम ऐसा कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बिजनेसेस एक ही फील्ड के अंदर, सेम फील्ड के अंदर compete करते हैं। उन्हीं को अपने एक कस्टमर, जो एक ही कस्टमर है, एक ही फील्ड का है, उसकी परचेज, उसको खुद का प्रोडक्ट बेचना है, इसका इसकी जो कंपटीशन होती है उसको हम कंपटीशन इन बिजनेस नेचर कह देते हैं। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज समथिंग दैट इज एग्रीगेट, हम एग्रीगेट कर देते हैं ऑल फैक्ट्स। एनवायरनमेंट इज समथिंग, हम एग्रीगेट मतलब कलेक्ट करना, जितने भी जो भी इवेंट्स हो रहे हैं हमारे आसपास, जो भी कंडीशंस है, जो भी एक तरीके से अगर हम कहें कि हमारे आसपास जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, कंडीशंस है, जिन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो चीज़ें किस तरीके से अफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को, जो हमारे आसपास है, वो एनवायरनमेंट होता है। कलेक्शन, aggregate of all conditions, events, influences, surrounds and affect it. एनवायरमेंटल फैक्टर, वैसे मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा कि देखो, एनवायरनमेंट इज समथिंग, एक बिजनेस है, बिजनेस के आसपास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एनवायरनमेंट के, भी बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, हमें थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। एनवायरनमेंट एक कॉम्प्लेक्स थिंग है भाई, ये एक कॉम्प्लेक्स थिंग है, कई लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स इंटरडिपेंडेंट, इंटररिलेटेड, एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट, इंटररिलेटेड होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। एनवायरनमेंट मल्टीफेसिटेड है, मतलब कि एनवायरनमेंट को हम एज अ अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं लोग, और एज अ इसी को ही थ्रेट भी देखते हैं कुछ लोग, है ना। फॉर रीचिंग इम्पैक्ट, मतलब एनवायरनमेंट, इसका एनवायरनमेंट का इफेक्ट बिजनेस पर बहुत बड़े तरीके से पड़ता है। ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, जो कंडीशंस बनी हुई है, इवेंट्स है, इन्फ्लुएंस जो इन्फ्लुएंस कर रहा है बिजनेस को, डेट सराउंड्स एंड अफेक्टेड, डेट सराउंड्स ऑल इवेंट्स, कंडीशंस, इन्फ्लुएंसेस जो सराउंड में है और अफेक्ट करते हैं उसको, बिजनेस को, इट्स कॉल्ड अ बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी एज अ पैटर्न ऑफ ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट अ लाइफ एंड डेवलपमेंट, जो लाइफ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, किसके? पैटर्न ऑफ ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, किसके? कंपनी के एनवायरनमेंट के अंदर जो पैटर्न है, जितने भी इन्फ्लुएंसेस करने के जो पैटर्न है, वो किस तरीके से उसकी लाइफ को, डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, इसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। एक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पर ये डिपेंड होता है, जैसे कि मतलब सिंपल है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवेंट्स, कंडीशंस, इन्फ्लुएंसेस डिफरेंट सोर्सेज से आ रही है, हमें नहीं पता है। इंटरडिपेंडेंसी मतलब कि एक एनवायरनमेंट, बिजनेस इज मेड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये इंटरडिपेंडेबल है एक दूसरे के ऊपर। रिच कंट्री मेक्स सफिशिएंट एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च डेवलपमेंट, सिमिलरली इकोनॉमी, अब देखो, अगर कोई रिच कंट्री है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएगी, एंड सिमिलरली इकोनॉमिक स्टेटस, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री लाइज डिपेंड ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लीडरशिप पे ये डिपेंड करेगा कि उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे है। तो आपस में सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड है। डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब चेंज होता रहता है, बहुत कंसिस्टेंटली चेंजिंग प्रोसेस है। इंटर रिलेटेडनेस अभी बताया आपको। इंटर रिलेटेडनेस मतलब, इंटर रिलेटेडनेस मतलब कोई भी एक चेंज होगा तो दूसरा चेंज उस चेंज के कारण से दूसरा चेंज हो जाएगा। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट आपस में जुड़ा हुआ है, अगर ये चेंज होता है तो इस चेंज की वजह से ये चेंज होगा, इस टाइप से चीज बताई हुई है। इम्पैक्ट इसका बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसे बहुत लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस इस पर एनवायरनमेंट देयरफॉर डिफरेंट इफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ड्रग्स। अब ड्रग्स है, ड्रग्स का इम्पैक्ट एज अ बिजनेस पर बहुत तगड़े तरीके से पड़ता है, मैंने आपको उसमें बता दिया होगा ये, इसको पूरा अच्छे समझ के। अनसर्टेनिटी, हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता, वेरी डिफिकल्ट है फ्यूचर हैपनिंग्स को पता लगाना। एनवायरमेंटल चेंजिंग, अब देखो, अगर आप देखोगे कि बिजनेस एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, एक तो हम इसका प्रोसेस आगे हम पढ़ेंगे अभी। रिलेटिविटी, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, रिलेटिविटी वही आपस में रिलेटिव, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस होती है जैसे कि इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स,
एंड कुछ जनरल फोर्सेज होती है जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, डे टू डे वर्किंग। किसको कहते हैं? देखो यहाँ दो चीजें, स्पेसिफिक फोर्सेज, स्पेसिफिक फोर्सेज आर द फोर्सेज विच जो हम डे टू डे वर्किंग पर, और जनरल फोर्सेज जो पहले से ही कई सालों से उस एनवायरनमेंट में स्टेब्लिश है, जो उस एनवायरनमेंट को डिफाइन कर रही है, जैसे कि वहाँ की पॉलिटिकल स्थिति कैसी है, वहाँ की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कैसी है, वहाँ के लीगल सिस्टम कैसा है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस कैसी है, वहाँ की टोटल एक्सटर्नल फैक्टर, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स है उसकी टोटलिटी को हम बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर कह देते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के? नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव ये है बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ करके इन्फॉर्मेशन जो हम प्राप्त हुई है हम अवेयर हो सकते हैं करंट एनवायरनमेंट पर और अपने बिजनेस के फ्यूचर को उसके अनुसार ढाल सकते हैं। बेसिस ऑफ डायरेक्ट डिसीजन, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि हमें फ्यूचर अनसर्टेनिटी के बारे में पता लगता है। हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ पॉलिसी, हम बिजनेस एनवायरनमेंट के अपने कॉम्पिटिटर को देख करके, अपने बिजनेस की स्टैंड देख करके, थ्रेट देख करके अपनी पॉलिसीज को उसके अनुसार बना सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग कर सकते हैं। सर्वाइविंग इन द बिजनेस, बिजनेस को सर्वाइव कर सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ करके। कंपोनेंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, दो सिंपल, इसको मैं बहुत आसान करने वाला हूँ। दो फैक्टर है, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स और बाहर के फैक्टर्स। अंदर के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, या फिर वहाँ की देखो इस तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे है, फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे है, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या बिजनेस का, मैनेजरियल पॉलिसीज क्या है, मोराले कमिटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का मोराले और कमिटमेंट क्या है, ठीक है। वर्क एनवायरनमेंट कैसा है आसपास का, ब्रांड एंड कॉर्पोरेट इमेज, ब्रांड और कॉर्पोरेट की इमेज कैसी है जिससे फर्क पड़ता है बिजनेस पर। लेबर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का अपने लेबर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है। इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एंड आर एन डी कैपेबिलिटीज, मतलब कि एक बिजनेस के अंदर जो उसकी टेक्नोलॉजिकली आर एन डी टीम है, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसकी कैपेबिलिटीज कितनी है। प्रमोटर्स विजन, उसका विजन क्या है फ्यूचर के लिए, तभी तो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा। जो प्रमोटर्स का विजन होगा वही तो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा बिजनेस को आगे बढ़ाने में, ठीक है। इसके बाद हम दो, अब है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बिजनेस, बिजनेस के बाहर की, मेरे बाहर की चीजें। अब मेरे अंदर की थी कौन कौन सी, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मेरा फाइनेंशियल कैसा है, ये मेरा वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ब्रांड मैनेजमेंट कैसा है, प्रमोटर का विजन कैसा है, आर एन डी, लेबर मैनेजमेंट कैसा है, फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है, मैनेजर पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज। बाहर क्या है? बाहर मेरे एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में दो चीजें, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, सॉरी एक्सटर्नल के अंदर ही एक होता है माइक्रो फैक्टर, अब माइक्रो माइक्रो एनवायरनमेंट, एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो छोटे छोटे और मैक्रो बड़े बड़े। तो सिंपल से हम ये समझ सकते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट जो डे टू डे हमारे बिजनेस ऑपरेशन में काम आते हैं, हमारे एज अ आते हैं, रन होते हैं जो। जैसे कि हम कह सकते हैं सप्लायर, कस्टमर, सप्लायर जिनसे हम सामान खरीदते हैं डेली बेसिस पे, कस्टमर जिनको देते हैं, मार्केट इंटरमीडिएटरी जैसे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर, ये डे टू डे बेसिस पर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कॉम्पिटिटर्स, हमें कॉम्पिटिटर से डेली बेसिस पर पॉलिसीज, नई नई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पॉलिसीज बनानी होती है, स्ट्रेटजीज बनानी होती है, जिससे कि हम अपना सेल कर पाए। पब्लिक, पब्लिक कस्टमर है हमारी, बिल्कुल पब्लिक, एक बार पब्लिक पढ़ लेते हैं जिससे कस्टमर और पब्लिक में फर्क पता लग जाए। मीडिया पब्लिक, लोकल पब्लिक, इंक्लूड ऑल न्यूज़पेपर। अच्छा, पब्लिक का मतलब है ऑल न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल में पब्लिश फेवरेबल है, मतलब अब ये कह रहे हैं कि जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन, जर्नल्स है, ये आपकी कंपनी के बारे में क्या छापते हैं, आपकी रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इससे अफेक्ट पड़ती है। लोकल बिजनेस मतलब जहाँ आप रह रहे हो वहाँ के लोग में भी आपकी बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे कि आप वहाँ पर पोल्यूशन तो नहीं कर रहे हो, आप वहाँ के एनवायरनमेंट को किस तरीके से अफेक्ट तो नहीं कर रहे हो, तो वहाँ आपको थोड़ा सा अफेक्शन होता है। मैक्रो एंड जनरल एनवायरनमेंट इसको कहते हैं। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट अभी हमने पढ़ा था, स्पेसिफिक, जनरल फोर्सेस, वही यही है वो। मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़े, जो पहले से एस्टेब्लिश्ड एनवायरनमेंट है बाहर के। जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है देश की, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन होगी वैसा ही बिजनेस की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। सोशियो कल्चरल कैसा है, सोशल वैल्यूज जो बिजनेस के है, लोगों में के अंदर जो कमिटमेंट होता है, जो सोशली लोग कल्चरली मोटिवेटेड होते हैं, उनके अंदर डीपली वैल्यूड होती है, वो सारी चीज़ें हमारी सोशल कल्चरल से होती है। पॉलिटिकली, वहाँ पॉलिटिकल लीडर्स कैसे हैं, पॉलिटिकली का मतलब है वहाँ लीडर्स कैसे हैं, लीडर्स की क्वालिटी कैसी है, वो देश को किस तरीके से चला रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली मतलब वहाँ का अब का, जैसे अगर मैं अब की बात करूँ तो आज एआई पीक पर है, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी के अंदर एआई, मेडिकल के अंदर हमारी बहुत सारी
टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुकी है, बिजनेस के अंदर बहुत सारे ERM CRM सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, ऑनलाइन बिजनेस शिफ्ट हो चुका है। और अगर हम लीगल की बात करें, लीगल, हाँ, लीगल सिस्टम कैसा है इस देश का, कानून पॉलिसीज कैसी है, स्ट्रक्चर्ड कैसा है पूरा, और एक मैनेजर को इस सब के बारे में पता होना चाहिए। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का मतलब एक बार मैं समझता हूँ कि लोग एक दूसरे वहाँ के लोग कैसे हैं। डेमोग्राफिक का मतलब होता है साइज, ग्रोथ रेट, एज कंपोजिशन, और मतलब कि आपके आपके जो आसपास डेमोग्राफिक वो है, साइज कितना है उनका, ग्रोथ रेट कितना है, एज कंपोज, एज किस फैमिली का है, पॉपुलेशन क्या है, फैमिली साइज क्या है, इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, एजुकेशन लेवल, उनकी डिटेल, सिंपल। फिर उसके बाद आता है नेचुरल एनवायरनमेंट, आपके आसपास नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा है। अगर हम एग्जांपल ले एज अ अफ्रीकन कंट्री जहाँ इतना नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, और एक एग्जांपल ले इंडिया जहाँ रिच नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, तो यहाँ पर बिजनेस अच्छे सस्टेन करेगा। जैसे कि हम अगर एग्रीकल्चरल बिजनेस करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को देखनी पड़ेगा, यहाँ के एनवायरनमेंट किस तरीके से है, ठीक है। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर डिपेंड हुई पड़ी है पूरी की तरीके से, फॉरेन नेशंस, पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, इन सब पर इफेक्ट हुई है, वो हमारे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, अगला है स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके बाद एनालिसिस, इसके बाद सिग्निफिकेंस है, और इसके बाद चैलेंजेस है, फिर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म। स्कोप क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का? स्कोप मैं जानना चाहता हूँ कि असल में स्कोप क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का। क्या लगता है आपको स्कोप क्या होगा बिजनेस का? स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज, बिल्कुल, जब आप ये सारी चीजें पता लगाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आप पॉलिसीज बना पाते हैं, स्ट्रेटजीज एग्जीक्यूट कर पाते हैं सही वे में, कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर पाते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, डायनेमिज्म मतलब जो चेंज है, डायनेमिज्म है उसकी स्टडी कर पाओगे आप। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करता है सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस पर, जो सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशल वे में और इकोनॉमिक वे में जो भी चेंजेस हो रहे हैं नेशन के अंदर, नेशनल इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के अंदर, वहां पर ये इम्पैक्ट करता है, स्टेबल करता है एक तरीके से, हमें दिखाता है कि क्या होने वाला है। एडजस्टमेंट, वो ये सिंपल, एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स एबल टू एडजस्ट प्रीवेलिंग कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती है उससे एडजस्ट करते हैं हम। बिजनेस एनवायरमेंटल एनालिसिस, बिजनेस एनवायरमेंटल एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सिस्टमेटिक एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिससे हम इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं, एडवांटेज लेते हैं, और इन्हीं, अब हम आगे जैसे पढ़ेंगे, अब इसके अंदर एनालिसिस के अंदर हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को जानते हैं, एक्सेसिंग देयर नेचर, इम्पैक्ट, ऑडिटिंग, फाइंड द इम्पैक्ट टू द बिजनेस, मेकिंग वेरियस प्रोफाइल्स फॉर पोजीशनिंग, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। अब इसके अंदर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आपको, थोड़े समय में पूरा बताने वाला हूँ। सबसे पहले करते हैं आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो। फैक्टर्स कौन कौन से थे? वही इंटरनल, एक्सटर्नल, एंड एक्सटर्नल में भी हमारा, अब एनवायरनमेंट में भी जैसे कि इंटरनल हो गया, माइक्रो हो गया, माइक्रो हो गया, माइक्रो हो गया, इसके अंदर हमारा कौन सा, हमारे आसपास देखते हैं कि मेजरली हमारा बिजनेस किस एनवायरनमेंट के अंदर लाइक कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि आप एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स हो सकते हैं आपके बिजनेस के, जैसे कि कस्टमर हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, सप्लायर हो गया, तो इनको आप पहले आपको एनवायरमेंटल को जो फैक्टर्स है उनको आपको लिखना होगा। उसके बाद आप स्कैनिंग करोगे रेलिवेंट की फैक्टर्स की, जो आप स्कैनिंग, इन जो भी फैक्टर्स है इनमें से सबसे जरूरी क्या है, अगर ये नहीं हुआ तो आपका बिजनेस डूब जाएगा, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है आपके बिजनेस को, उसको स्कैन करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपने कंपोनेंट फैक्टर्स ये आपने सेलेक्ट किया, ढूंढा, आइडेंटिफाई किया, इसके बाद सेलेक्ट किया इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद डिफाइन वेरिएबिलिटी, वेरिएबल्स ऑफ फॉर एनालिसिस। वेरिएबल्स में मैंने जब पढ़ा था इसका मतलब था कि जो वो फैक्टर है उसका वेरिएबिलिटी कितनी है, वो कितना ब्रॉड है एक दूसरे के, मतलब जो हमारा एज अ हम, हाँ, उस वेरिएबल का मतलब होता है हमें डिफाइन करना होता है, लिखना होता है एक्चुअल में कि ये फैक्टर किस किस तरीके से हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंट मेथड्स, टेक्निक्स, टूल, सिंपल, इतना इतना याद रखना, हमें डीप में नहीं जाना कौन कौन सी टेक्निक्स और डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, बट हाँ,
हम उसके बाद अब हमें पता लगी वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, फिर हम डिफरेंट मेथड्स टूल्स एंड टेक्निक्स की मदद से उनका यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे कि अब फोरकास्टिंग, अब देखो हम उसके बाद क्या करते हैं, फोरकास्टिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब हम कलेक्टिंग फ्रॉम द सेलेक्टिंग एरियाज। अब हमने जो आइडेंटिफाई जो सेलेक्टिंग एरियाज है उनके वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया, एनालिसिस किया, और जो हमारी पास्ट इन्फॉर्मेशन है, फोरकास्टिंग एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब है अपनी पास्ट इन्फॉर्मेशन से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना। ठीक है, डिजाइनिंग प्रोफाइल मतलब, अब डिजाइनिंग प्रोफाइल का मतलब है कि हम मोटा मोटा अभी तक हमने ये कर लिया है कि जो फैक्टर से इफेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम इसके अंदर डिजाइनिंग प्रोफाइल्स का मतलब है ये प्रोफाइल बनाते हैं। जैसे स्वॉट एनालिसिस एक तरीके की डिजाइनिंग प्रोफाइल के अंदर ही आती है। हम देखते हैं हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हमारे आसपास अपॉर्चुनिटी क्या है, जो चेंजेस हुए उनसे थ्रेट क्या पैदा हुई है, अपॉर्चुनिटीज क्या आई है, हमारे कॉम्पिटिटर के लिए क्या उनकी क्या स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, हम आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद है स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड रिपोर्ट बिल्डिंग, सिंपल। अब स्ट्रेटेजिक पोजीशन का मतलब है कि अब भैया आपने एनालिसिस किया एनवायरमेंटल स्ट्रेटेजी, अब नो आपको एक्चुअल सिचुएशन के बारे में पता है, आप फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस के हिसाब से। तो अब आपको एक फ्यूचर रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं एज एग्जीक्यूशन फॉर दैट। ठीक है, सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है हमारी, सिग्निफिकेंस सिंपल है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल है, कस्टमर फोकस होते हैं, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होते हैं, स्ट्रेटजी बना पाते हैं, चेंज एजेंट का काम करते हैं। चेंज एजेंट का मतलब होता है बिजनेस लीडर्स एज अ एक्ट ऑफ चेंज, एजेंट ऑफ चेंज, मतलब कि चेंज एजेंट का मतलब होता है कि एज अ एनवायरनमेंट को हम जब एनालाइज करते हैं, तो जो हमारे लीडर्स हैं वो अपनी अथॉरिटी को चेंज कर रहे हैं, अपने एजेंट को, मतलब अपने जो काम है उसको डेलीगेट कर रहे हैं, डेलीगेट द अथॉरिटी टू समवन, जिससे कि वो और कुछ नया कर पाए। ठीक है, इसके बाद है कि कंटिन्यूअस लर्निंग हो रही है, पब्लिक इमेज, इससे पब्लिक इमेज हम पब्लिक इमेज परफेक्ट पड़ेगा, कंटिन्यूअस लर्निंग हो रही है, गिविंग डायरेक्शन, ग्रोथ की डायरेक्शन हमें मिलती है, और इमेज बिल्डिंग, हमारी इमेज सुधर रही है। ठीक है, अब चैलेंजेस, जो चैलेंजेस है, इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस है, कस्टमर नीड्स एंड डिमांड्स है, कॉम्पिटिटर, ये थ्रेट और अपॉर्चुनिटी, चार है, इन चारों को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हमारा देखते हैं 3 मिनट में इन चारों को पढ़ते हैं, 25 मिनट में ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का आधा पार्ट खत्म, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाएंगी, वो और कर लेंगे हम थोड़ी सी देर में। इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग कंडीशन, सॉरी मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक, अब ये हमें कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट पर जो चेंजेस होते हैं वो सिंपल से हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशन, एक देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे है एज अ होल, उसकी बिजनेस साइकिल किस तरीके से रिवॉल्व कर रही है, उसके रेगुलेशंस क्या है बिजनेस को लेकर के, तो ये जो है चैलेंज है जब बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर चैलेंज है ये। ठीक है, इसके बाद कस्टमर्स नीड्स एंड डिमांड्स, पहले के जमाने में क्या होता था, प्रोडक्ट अप्रोच होती थी, हमें कस्टमर क्या जरूरत है क्या नहीं है वो हमें रेलिवेंट नहीं होता था, हम क्या करते थे कि प्रोडक्ट बेचो, काम खत्म। आज क्या है, आज हमारे कस्टमर के नीड हमें जाननी होती है, उसके हिसाब से डिमांड क्रिएशन होती है, और फिर हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं। फिर इसके बाद कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर इज समथिंग, हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी डालनी ही पड़ेगी, अपने इतने सारे जो हमारे पास कंपटीशन है उससे किस तरीके से, एक चैलेंज ही तो है, कंपटीशन एक चैलेंज ही तो है कि हमें कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी देना है, ये एक चैलेंज है बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। और दूसरा न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, लगातार बिजनेस के अंदर नई नई अपॉर्चुनिटीज आती जाती है और थ्रेट्स आते जाते हैं, जिनको पहचानना एक और चैलेंज है बिजनेस एनवायरनमेंट का। इसके बाद हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं सोच रहा था कि ये जो अभी तक हमने पढ़ा है, जैसे स्कोप हो गया, सिग्निफिकेंस हो गई, इन चीज़ों को एक बार बस वो कर ले, हमारे 25 मिनट हुए नहीं, तो 1 मिनट के अंदर हम इनको रिकैप कर ले। चलो मैक्रो एनवायरनमेंट को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा है। देखो इसके अंदर इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, देखो क्या क्या होते हैं, मैं मेन लेवल पर चीज़ें, इकोनॉमिक कैसी है उसकी, सोशियो कल्चरल लोग कैसे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स कैसे हैं, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें कैसी है, लीगल क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, इंटरनेशनल ही क्या है, और नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है। ठीक, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो स्कोप, स्कोप क्या है, स्कोप
स्कोप हम सिंपल सा कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हैं, इसके अंदर डायनामिक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इससे एडजस्टमेंट होती है और द स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज हम बना पाते हैं सिंपल सा। ये हमारे कुछ बस इस लेवल की है। ऑब्जेक्टिव्स एक बार पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नॉलेज टू इंफॉर्मेशन, बेसिस ऑफ डिसीजन है, पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है, टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग होती है, सर्वाइव ऑफ बिजनेस है। ठीक है, हमारे बस इसी के साथ हम खत्म करते हैं। एक बार जल्दी से सिग्निफिकेंस और पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिल जाता है, सिग्नल वार्निंग सिग्नल पहले मिल जाता है, कस्टमर फोकस होते हैं हम, कस्टमर फोकस, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन हो जाती है, चेंज एजेंट है, पब्लिक इमेज है, कंटिन्यूस लर्निंग है, सिग्निफिकेंस जरूरत है, गिविंग ग्रोथ फॉर गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, इमेज बिल्डिंग, ये सब फायदे हैं। चैलेंजेस क्या है? इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग, मार्केट कंडीशन कैसे, कस्टमर नीड्स एंड डिमांड क्या है, कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस, मतलब कॉम्पिटिटर्स की चैलेंजेस होते हैं कॉम्पिटिटर्स एक बिजनेस के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, हमने ये कवर कर लिया है 25.5 मिनट में हमारा। अभी ये 1.1 वाला फिगर कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा सेकंड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मुश्किल से 15 या 20 मिनट लगाएंगे। इसके बाद हम अगले तीसरे चैप्टर पर पहुंच जाएंगे, पहले चैप्टर को कंप्लीट करते हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। जैसे कि एक बिजनेस जो है उसकी मेन मेन चीज़ें किस चीज़ से बना हुआ है वो बिजनेस। अभी मैं इसमें कर देता हूँ, मैंने इसके नोट्स में। ठीक है, देखते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? देखो, बिजनेस डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी। बिजनेस जो है, अब देखो बिजनेस क्या कहाँ लाई करता है? सोसाइटी के अंदर ही। क्यों? क्योंकि सोसाइटी से ही उसे पैसा मिलता है, लोगों से पैसा मिलेगा, सोसाइटी से ही उसे लोग मिलते हैं, कस्टमर्स मिलते हैं, स्किल्स मिलती है और एक मार्केट मिलती है जहाँ वो बेच सकता है अपना सामान, सेल कर सकता है, बाय कर सकता है। ये सारे उसको बायर सेलर्स कहाँ मिलेंगे? मार्केट के अंदर। मार्केट कहाँ है? सोसाइटी के अंदर। तो बिजनेस डिपेंड्स ऑन सोसाइटी फॉर एग्जिस्टेंस, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, सस्टेनेंस के लिए और एनकरेजमेंट के लिए बिजनेस जो है सोसाइटी के ऊपर डिपेंड है। किस चीज़ के लिए? अपने एग्जिस्टेंस के लिए, सस्टेनेंस के लिए कि वहाँ थमा रहे, और फिर एनकरेजमेंट के मतलब सोसाइटी की मदद से ही वो बढ़े। ठीक है, इसके बाद हम टुवर्ड्स इसकी फिर बिजनेस है डेफिनाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये इतना जो उसके कर्ज में दबा हुआ है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के टुवर्ड्स में, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करें। पॉलिसीज एंड डिविजन्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। अब ये क्या है? यही इसी के अंदर है। अभी ये कह रहे हैं कि ये सोसाइटी की अभी डेफिनेशन बता रहे हैं, जैसे कि पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ बिजनेस जो है ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो पॉलिसीज बन रहे हैं, डिसीजन बन रहे हैं बिजनेस के, वो जो है सोसाइटी की वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए लिए जाए। ठीक है, इसके बाद ऑन इंटरेस्ट सेल सो नॉट बी इम्पिंज्ड, मतलब कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अपने इंटरेस्ट के चक्कर में सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है, जो अदर्स का इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट ऑफ अदर्स क्या है? राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर्स जो है अपने चक्कर में, ऑन इंटरेस्ट के चक्कर में उसको इम्पिंज्ड मत कर देना, मतलब उसको दबा मत देना, इग्नोर मत कर देना। मीन इंटेलिजेंट ऑब्जेक्टिव कंसर्न फॉर द वेलफेयर, मीन इंटेलिजेंट वन ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल सा कि सोसाइटी का वेलफेयर करे। ठीक है, नीड क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की? सिंपल है, पब्लिक इमेज। बिजनेस के लिए नीड, सोशल सोसाइटी के लिए नहीं, बिजनेस के लिए क्यों जरूरत है एसआरबी? एसआरबी मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, क्यों जरूरी है बिजनेस के लिए? पब्लिक इमेज, अर्निंग डिपेंड्स ऑन पब्लिक इमेज, जो सेल पर देखो, अर्निंग डिपेंड्स ऑन पब्लिक इमेज, जो जो कस्टमर्स है जब वो देखेंगे कि हमारा जो बिजनेस जो ये है, ये क्या है? बिजनेस, ये भैया अच्छे से काम कर रहा है, ऑनेस्ट है, हमारी हेल्प करता है सोसाइटी की, तो सिंपल है, पब्लिक इमेज बढ़ती है। अर्निंग डिपेंड्स ऑन द पब्लिक इमेज, ऑनेस्टी एम्प्लॉयज अट्रैक्ट, ऑनेस्ट एम्प्लॉयज अट्रैक्ट करती है इस तरीके की ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, नीड क्या है? अब गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे भैया, अगर गवर्नमेंट्स रेगुलेशन, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे तो गवर्नमेंट्स रेगुलेशंस आपको आउट कर देगी मार्केट से।
सर्वाइवल एंड ग्रोथ, सर्वाइवल एंड ग्रोथ का मतलब है बिजनेस के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए आपको जरूरत है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। कैसे? क्योंकि सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी का सपोर्ट बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ चीजें हैं सोसाइटी की, जैसे कि पावर, वाटर, लैंड, रोड ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इन चीज़ों को, जैसे पावर, वाटर, लैंड, रिसोर्सेज, इन सभी चीज़ों की तो वो यूज़ कर रहे हैं सोसाइटी के। स्पेंड अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, इसलिए स्पेंड अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अगली अगली जरूरत क्या है? एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन करना, क्योंकि एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, जो वो प्रोड्यूस कर रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिपेंड कर रही है डायरेक्टली किसके? एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के ऊपर। कंज्यूमर अवेयर का मतलब है, भाई देखो, कंज्यूमर आज की मॉडर्न दुनिया में अवेयर हो चुके हैं, उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता है, तो आप उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे कॉम्पिटिटिव प्राइस में। चीप प्राइस में नहीं, कॉम्पिटिटिव प्राइस का मतलब है जो एक प्राइस होना चाहिए, जो वैल्यूएबल प्राइस होना चाहिए, आप उस प्राइस में अच्छी क्वालिटी का सामान दे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट एंड ग्रुप्स। अब ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप्स और इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये इंटरेस्ट है भाई, हमने नीट पढ़ लिया है। अच्छा, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, अब हमें ये पढ़ना है। देखो कौन कौन सी सोसाइटी ग्रुप्स को बिजनेस को लाइक करना चाहिए ना। इसी के इसके बाद अब हम देखते हैं, मैं बिजनेस हूँ, मेरे लिए सबसे पहले कस्टमर्स, सप्लायर्स हो गए, मेरा जिसने पैसा दिया है, पैसे को देने वाले भी दो लोग हैं। एक हो गए हमारे ओनर्स, ओनर्स मतलब स्टेक होल्डर्स, एक हो गए हमारे इन मतलब इन्वेस्टर्स, जिन्होंने हमारी कंपनी के में लोन दिया है या डिबेंचर है जो भी है, ये हो गए चार, ठीक है। इसके बाद हो गए हमारा कॉम्पिटिटर, इसके बाद हो गए हमारे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बाद हो गए हमारे ये इसके बाद हो गए हमारे एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ भी हमारे, एंड द कम्युनिटी, कम्युनिटी जो भी है। तो इनको डीपली पढ़ने के लिए यही है कि एम्प्लॉय को आपको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय से ही आपकी कंपनी चलती है। ओनर, ओनर क्या है? देखो इसको मैं सही से देता हूँ। देखो शेयर होल्डर्स के प्रति क्यों? क्योंकि किस तरीके से आप शेयर होल्डर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, क्योंकि भैया देखो उन्होंने आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो आप उनको रीजनेबल डिविडेंड दे सकते हैं। साउंडनेस, कंपनी के साउंड डिसीजन, मतलब कंपनी को एज अ साउंड दिखा सकते हैं, अच्छी कंपनी चल रही है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ देयर एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनको फेयर वेजेस दे सकते हैं, गुड वर्किंग कंडीशन दे सकते हैं जिससे उनकी हेल्थ पर इफेक्ट ना पड़े, एडुकेट सर्विस बेनिफिट दे सकते हैं जैसे कि मेडिकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज, लाइक कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब कि आप बेस्ट एफर्ट कर सकते हैं कि आप आपके और उनके बीच में कॉमन गोल हो, ठीक है। रिकग्निशन ऑफ वर्कर्स राइट, वर्कर्स के जो राइट्स है उनको रिकग्नाइज कर करके आप अपॉर्चुनिटी फॉर उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखा करके आप कर सकते हैं। कस्टमर के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कस्टमर को, भैया कस्टमर इज द किंग, उसके बिना कुछ नहीं चलने का, तो इसलिए उसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर फ्लो, मतलब आपका प्रोड्यूस करते रहो गुड्स को, फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। कर्टसी सर्विसेज मतलब ऐसी अच्छी सर्विस दो, ऐसा ही नहीं है कि आपने गुड्स दे दिया आप बदतमीजी से बोलो अपने कस्टमर से, अच्छी सर्विस दो, ठीक है। राइट इन्फॉर्मेशन दो, ऐसा मिस मार्केटिंग मत करना कभी भी। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करना आपको, ठीक है। इसके बाद है सप्लायर्स के लिए क्या है भैया? सप्लायर्स को अच्छे रिलेशन बना के रखो, झूठ मत बोलो अपनी कंपनी के बारे में, उनसे फेयर फेयर ट्रेड बना के रखो। भैया देखो फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में उन्हें बता के रखो। उनसे जो भी उधार लिया है उसको पूरा करो, जितने भी इंटरेस्ट है उनको दो, ठीक है। उधार पर लेने के लिए सप्लायर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हो सकती है कि आप टैक्स भरो, आप लॉज के अकॉर्डिंग चलो, अपने मैनेजर्स को लॉज के अकॉर्डिंग चलवाओ, ठीक है। इसके बाद करप्शन ना करो, ठीक है। मिस भाई देखो मोनोपोली और इकोनॉमिक पावर, इस टाइप की कंसंट्रेशन, इकोनॉमिक पावर एक हाथ में होती है, इसको आप थोड़ा सा कम करो, ठीक है। इसके बाद आप फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करो, माल प्रैक्टिसेस मत करो, ब्लैक मार्केटिंग टाइप चीज़ें। अब कम्युनिटी के पर लिए क्या क्या हो सकती है? सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, अपना सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको इंक्लूड करना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, तभी आपकी गुडविल रेपुटेशन बढ़ती है।
लोकल एनवायरनमेंट जो आप रहते हो जहाँ पर, उस लोकल एनवायरनमेंट को आपको इम्प्रूव करना चाहिए। एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज़ आपको देनी चाहिए। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो भी है उनका एफिशिएंट यूज़ करना चाहिए। एफिशिएंट मतलब कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वेस्ट कर रहे हो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, स्कार्स रिसोर्सेज है उनको। वेलफेयर एक्टिविटीज़ लाइक तुमको जो सेक्शन का, मतलब सेक्शन कह रहा हूँ, जो भी उसका वीकर पार्ट है सोसाइटी का, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, बिजनेस एथिक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। इसके बाद है कॉम्पिटिटर के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया देखो आप कॉम्पिटिटर को दमा मत देना, उसके बारे में बुरा अफवाह मत फैलाओ। ठीक है, और दूसरा है कि आप उसको आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को हाई सेल्स कमीशन आप दे करके इस तरीके से मत दो। कोई एजेंट को हाई सेल्स कमीशन दे रहे हो आप तो कॉम्पिटिटर दब जाएगा। और कॉम्पिटिटर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो आपको ग्रो करने में मदद करता है, आपके बिजनेस को, आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी को एक नेक्स्ट लेवल पर लाने का काम करता है कॉम्पिटिटर। इन्वेस्टर्स के क्या है भैया, देखो उनके जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, उन्होंने जो लोन दिया है आपको, उसके इंटरेस्ट आप देते रहो, प्रिंसिपल अमाउंट आप उसको देते रहो। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट्स है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। ये क्या है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर कि बेनिफिट्स क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से और इससे नुकसान क्या है। ठीक है, सबसे पहले पब्लिक एक्सपेक्टेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस से, बिजनेस के ऊपर पब्लिक एक्सपेक्टेशन बदल चुकी है, लोगों का नज़रिया बदल चुका है बिजनेस को देखने का। बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे क्या होता है कि बिजनेस के लिए बेटर एनवायरनमेंट बन जाता है, पब्लिक इमेज अच्छी हो जाती है, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं होते हैं, फिर बैलेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पावर। मतलब यहाँ पर बैलेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पावर, ये इसका मतलब है कि जो भी बिजनेस, जैसे मैं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मेरी जो पावर है मेरे को उसी हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी चाहिए। अगर मैं किसी एज अ अनफेयर प्रैक्टिस को ख़त्म करने की पावर है मेरे अंदर, तो मेरे को उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी चाहिए। इसके बाद है बिजनेसेस हैज़ अ रिसोर्सेज। इसके कारण बिजनेसेस के पास रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज समथिंग लाइक कि उनके पास वास्ट फुल ऑफ रिसोर्सेज है, जैसे कि मैन, टैलेंट, फंक्शनल एक्सपर्टीज एंड मनी, इस टाइप से रिसोर्सेज होते हैं उनके पास। लेट्स बिजनेस ट्राई वाली साइकोलॉजी के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के लिए काम करते हैं, वो सफल नहीं हो पाते। लेकिन बिजनेस को एज अ लेट्स बिजनेस ट्राई को का मतलब है कि ये एसआरबी के अंदर मौका मिलता है बिजनेस को कि सोसाइटी के लिए कुछ करे। ठीक है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद आते हैं हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लेते हैं। इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आपकी मोरली करेक्ट पोजीशन पर है, आप ड्यूटी ऑफ ग्रेटिट्यूड से आप ड्यूटी ऑफ ग्रेटिट्यूड पैदा होती है। अब अगेंस्ट में थोड़े से देख लेते हैं। अगेंस्ट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि बिजनेस जो है वो ऑल ओवर प्रॉफिट मेकिंग की चीज़ है। ऐसा देखा जाता है कि ऐसा देश जहाँ पर भुखमरी और गरीब लोग हैं, वहाँ पर उनका प्राइम मोटिव है कि पैसा कमाना। ऐसे में सर्वाइवल एक बहुत ज़्यादा चिंता होती है, जहाँ पर सोसाइटी एज अ नेगलेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, सोसाइटी हैज़ टू पे द कॉस्ट। जब बिजनेस उसके लिए बहुत कुछ कर रहा है तो सोसाइटी को भी कॉस्ट पे करनी पड़ती है बदले में। ठीक है, क्या वो तैयार है सोसाइटी उस कॉस्ट को पे करने के लिए? लैक ऑफ सोशल स्किल्स। बहुत सारे मैनेजर्स जो भी है वो बिजनेस मैनेजमेंट चलाने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या वो सोशल काम में अच्छे हैं? बिजनेसेस हैज इनफ पावर। बिजनेसेस हैव इनफ पावर का मतलब है बिजनेसेस के पास पहले से ही पावर है, वो ज़्यादा ऐसे डिपेंडेंट नहीं है उसके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर ही। क्योंकि सोसाइटी एज हम देखें, अगर बिजनेसेस सोसाइटी के लिए कुछ नहीं भी करेंगे तब भी सोसाइटी ऐसा कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती बिजनेस के लिए। ठीक है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। बिजनेसमैन अगर कुछ नहीं कर रहे तो उनको किसी को जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, किसी को जवाब नहीं देना है कुछ नहीं करने का। क्योंकि क्योंकि अगर यहाँ पर इतना मजबूत कोई भी संगठन नहीं है, जो जो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो उनको रिस्पॉन्सिबल करने पर मजबूर कर सके। ठीक है, फिर इसके बाद है लैक ऑफ ब्रॉड सपोर्ट। लैक ऑफ ब्रॉड सपोर्ट का मतलब है एक ब्रॉड सपोर्ट की कमी है। ठीक है, इसके बाद हमारा खत्म हो चुका है पहला चैप्टर। अब हमारे पास 45 मिनट है। इस 45 मिनट के अंदर अगर हम अपना तीसरा चैप्टर खत्म कर पाए, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है, इसी को हम अचीव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा चैप्टर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड कुछ एलपीजी पॉलिसीज़ है जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आती है हमारे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रेफर करता है जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ है किसके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग,
कि भाई देखो, जिससे एस्टेब्लिशिंग करना है उसको उसको एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, उसको फंक्शनिंग करना, ग्रोथ करना, मैनेजमेंट उसका। तो ये पॉलिसीज जितनी भी है ये क्या है एक्चुअल में, इट्स रेफर्स टू द regulation and controlation of government in industrial development। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, जो सारे प्रोसीजर, प्रिंसिपल, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस सभी आते हैं, जिसके अंदर कंट्रोल एंड डेवलपमेंट होता है, पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ठीक है, इसके अंदर इंडस्ट्री पॉलिसी का मतलब होता है रूल्स, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके अंदर पॉलिसीज होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट को रेगुलर डेवलप और कंट्रोल करने में मदद करता है। किसको? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स जो कि कंट्री की है, जो कंट्री के पास इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हैं उनको रेगुलेट करने में और कंट्रोल करने में मदद करता है। इनको करते कौन है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। गवर्नमेंट के अगर अंडर में है तो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं इन चीज़ों को कंट्रोल। इट ऑल्सो इंडिकेट द रोल ऑफ द लार्ज, मीडियम, स्मॉल सेक्टर। इसके अंदर एक रोल आता है लार्ज सेक्टर का, मीडियम सेक्टर का और स्मॉल सेक्टर का। ठीक है, इट इनकॉर्पोरेट्स फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, टैरिफ पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, गवर्नमेंट एटीट्यूड, ये इन सभी को इनकॉर्पोरेट करता है कि फिजिकल पॉलिसी क्या होगी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, टैरिफ पॉलिसी क्या होगी, लेबर पॉलिसी क्या होगी, गवर्नमेंट का कैपिटल, फॉरेन कैपिटल की तरफ किस तरीके से देखती है गवर्नमेंट। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है वो इंडस्ट्रियल एंड रोल ऑफ एमएनसीज इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इस ये भी इसके अंदर डिफाइन होता है कि क्या रोल है भैया एमएनसी का। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव थोड़े से पढ़ लेते हैं हमने, वैसे ऑब्जेक्टिव खैर कोई नहीं, ऑब्जेक्टिव थोड़े से ही है, ज़्यादा नहीं है। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि जो इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट है उसको जो इम्बैलेंस हुई पड़ी है डेवलपमेंट, उसको करेक्ट, देखो सिंपल सा, करेक्ट द इम्बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, हेल्प इन ब्रिंगिंग डिजायरेबल बैलेंस एंड डाइवर्सिफिकेशन इन दैम। कि मतलब कि इम्बैलेंस जो है उसको करेक्ट करना है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज का। डायरेक्ट द फ्लो ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, जो स्कार्स रिसोर्सेज है उनका फ्लो अच्छे से हो, डिजायरेबल एरिया में हो। क्योंकि अब भैया मैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि इंडस्ट्रियल जो वो चीज़ है वो हर जगह हो। एक तो वो जो हमारे रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूज हो उसका। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट क्या चाह रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि वेस्टफुल ना हो जो इसका रिसोर्सेज है। रेगुलेशन जो है वो एम्पावर हो, उसके हाथ में हो, प्राइवेट इंडस्ट्री का जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, एक्सपेंशन है, वो उसके हाथ में हो। ये चाहती है कि प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट और सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एज वेल एज लार्ज मीडियम, ये सभी डेमोक्रेट्स एरिया, ये इसके अंदर डेमोक्रेट्स एरिया मंगा जितने भी इसके अंदर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही, मतलब सॉरी ऑब्जेक्टिव्स है या ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही आते हैं इसके। ये प्रिवेंट करते हैं फिजिकल और मॉनेटरी को फॉर्मुलेशन, मोनोपोली, ये मोनोपोली ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक हाथ में ना हो, इसको ये कम करती है। ठीक है, अचीविंग पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अंडर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, प्रिवेंट अंडर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को रोकती है। अचीविंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अचीव करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने में। रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी को रिड्यूस करती है कि रीजनल डेवलपमेंट ही हो रही है, हर जगह होनी चाहिए। हैवी कैपिटल गुड, हैवी कैपिटल्स एंड गुड्स, ये सभी हमें सोच के देखना है कि सिंपल है गवर्नमेंट के रोल क्या क्या होते हैं किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के अंदर। ठीक है, रोल क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के, लिबरलाइजेशन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये कुछ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी है, इसको मैं बताता हूँ। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी है कि कुछ लाइसेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो जो लाइसेंसेस कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं जो भी इंडस्ट्रियल बिजनेसेस है उनको। अगर किसी को भी ये लिबरलाइजेशन क्या है, ये रोल पैदा करता है कि कितना हमें लिबरल होना है, कितने, जैसे कि आज के ज़माने में, तो जैसे आज इन्होंने बताया ऑनगोइंग बेसिस पर 6 में से, मतलब पहले हमारी ऐसे 6 ही रह गई है इंडस्ट्री जो अंडर लाइसेंसिंग के अंदर आती है। क्यों? ये सेफ्टी मेजर्स के लिए होती है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेजर्स है देश के, वो हमारी गवर्नमेंट के हाथ में हो, अच्छे से रेगुलेशन हो उनकी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू IEM, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मोमेंटम, इसका इंट्रोडक्शन हो। रोल ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर IEM का इंट्रोडक्शन देती है। जैसे कि अब भैया IEM के लिए कोई आपको मतलब लाइसेंस की जरूरत नहीं है।
ठीक है। लिबरलाइजेशन ऑफ द लोकेशन पॉलिसी, लोकेशन पॉलिसी की बात बताती है कि आपको किस लोकेशन में किस तरीके का बिजनेस खोलना है। अगर आपका बिजनेस जैसे पोल्यूटेड टाइप का बिजनेस है जो अफेक्ट नहीं कर रहा है एनवायरनमेंट को, अफेक्ट करता है जो एनवायरनमेंट को, तो आप ऐसे स्टेट से 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर नहीं खोल सकते जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक है। अगर आपका इफेक्ट ही नहीं कर रहा है तो आप उसके अंदर खोल सकते हैं। इस टाइप की लोकेशन पॉलिसी फॉर सम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो छोटे छोटे बहुत तादाद में भारत के अंदर है, तो उनकी उनके लिए पॉलिसीज लाई कि वो किस तरीके से ग्रो करे, उनको कौन सपोर्ट करेगा, ये सारी चीज़। नॉन रेजिडेंट इंडियन स्कीम मतलब एनआरआई जो है उनकी स्कीम्स आई इसी के अंदर, इंडस्ट्रियल के अंदर, कि वो कितना स्टेक ले सकते हैं। एनआरआई जो है रियल इस्टेट और हाउसिंग सेक्टर के अंदर 100% स्टेक ले सकते हैं, और डोमेस्टिक एयरलाइंस के अंदर भी 100% स्टेक ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क है, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क है, एसटीपी। ये दो दो चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ ड्यूटीज़ को प्रोक्योर करने के इनपुट्स हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये कुछ इस टाइप की स्कीम्स हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देख रही है। एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीज़ें हैं उनको ये देखती हैं। पॉलिसी ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या पॉलिसी है, इसका रीज़न, इसका मीनिंग यही है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उस चीज़ों पर। ठीक है। मतलब कि मतलब कितने कितने वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, ये यही है इसके अंदर। इम्पोर्टेंस एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम बहुत तेज़ी से चलने वाले हैं। ठीक है। हमें 7:50 पे ये ख़त्म करना पड़ेगा। हमारे पास लगभग आधा घंटा है, आधा घंटा है हमारे पास लगभग इस आगे पढ़ने के लिए, तो हम इसको आधे घंटे में ख़त्म कर रहे होंगे। हेल्पफुल इन, देखो कौन, देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में कोऑर्डिनेशन करता है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोऑर्डिनेशन करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही। और ये हमें डिज़ायर डायरेक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पर डायरेक्ट होने चाहिए, डिज़ायर डायरेक्शन देती है। ये एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्लान तैयार करके रखती है। इसके अंदर रूल्स, पॉलिशंस, पॉलिसीज, मैनेजमेंट के रेगुलेशन, कंट्रोल्स, अंडरटेकिंग्स, ये सब लिखे होते हैं। हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ये प्रिवेंट करती है कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को। ये इफेक्टिव करते हैं कैपिटल और फिजिकल रिसोर्सेज को, नेचुरल एंड सोशल रिसोर्सेज ऑन द अदर हैंड, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो इनके बीच में। ये प्रमोट करते हैं एक्सपोर्ट को, रिड्यूस करती है कि इंपोर्ट पर हम डिपेंडेंट हो। ये हेल्पफुल मेंटेनिंग रीजनल बैलेंसेज, रीजनल बैलेंसेज को मेंटेन करती है कि हर जगह ग्रोथ को, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो। हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग द टारगेट प्रोग्राम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टारगेट एंड प्रोग्राम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हेल्पफुल करती है टारगेट करने में। ठीक है। इसके बाद हमारी हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव है ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। तो हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव है, जब ये आज़ाद हुए तो उसके बाद हमें अपने जो, इसका मतलब सिंपल सा है कि हमें अपने देश को स्टेबल करना था। इंडस्ट्रियल हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1948 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई जिसका मकसद था इन इकोनॉमी को स्टेबल रखा जाए। मिक्स्ड इकोनॉमी उसमें बनाई गई। इसके फीचर हॉलमार्क पॉलिसी के ऊपर इसके अंदर क्या हुआ, एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ स्टेट्स, मतलब जितने भी मोनोपोलीज है वो स्टेट के अंडर में आ गई। ठीक है। न्यू अंडरटेकिंग्स एस्टेब्लिश बाय स्टेट्स, स्टेट्स के न्यू अंडरटेकिंग्स मिलने लग गई, जो प्रॉपर्टीज कह सकते हैं एक तरीके से हम अंडरटेकिंग्स को, जो भी अंडरटेकिंग्स हमारी वो नई नई वो स्टेट्स के कब्जे में आने लग गई। गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट प्लान करती थी, रेगुलेट करती थी, मैनेज, जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको ऑपरेट करता था, मैनेज करता था, डेवलप करता था एक तरीके से जो भी चीज़ें हो रही है उसके अंदर। एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल के अंदर एटीट्यूड क्या है, उनको इनवाइट तो करते थे, लेकिन ये रहता था कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स है वो इंडियन से रहे, जो प्रॉपर्टी है भैया इंडियन, जो बिजनेसेस की या इंडस्ट्रियल डेवलप, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज जो है वो इंडियंस के हाथ में ही रहे। पर्पस यही है, स्टेबिलिटी रखना, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को अच्छा रख, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बना के रखना, अचीव अचीव प्रोवाइड प्राइवेट एंड, मतलब अचीव करती है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड करने में। ठीक है।
अब 1956 की बात करते हैं, ये तब का टाइम है, ये सोशलिस्ट ओरिएंटेड है, सोशलिस्ट ओरिएंटेड है, मैंने पहले ही बता दिया सोशलिस्ट ओरिएंटेड है। तो यहाँ थोड़ा पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आइडिया आ गया था, जिसने हमें फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल्स दे दिए थे कि हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या करना चाहिए। 5 साल हमारे कंप्लीट हो चुके थे 1956 तक, और हमें अगले 5 साल की प्लानिंग कर रहे थे। पार्लियामेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया था इस सोशलिस्टिक पैटर्न को। इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें इकोनॉमी को ग्रो करना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो करना था, एक्सपैंड पब्लिक सेक्टर को एक्सपैंड करना था, पब्लिक सेक्टर को एक्सपैंड करना था, एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना था, प्रिवेंट मोनोपोली, मोनोपोली हो ना इसको रिड्यूस, रिड्यूस डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, इनकम ज़्यादा कम ज़्यादा ना हो, सभी को बराबर बराबर मिले। एक्चुअली हम सोवियत यूनियन से उस टाइम पर इन्फ्लुएंस थे। हम लार्ज और ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर हम बिल्ड करें। उसके अंदर ये भी था कि हम प्राइवेट सेक्टर को, मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी, सिंपल मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशली ओरिएंटेड है पर मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम प्राइवेट सेक्टर को भी, क्योंकि वो रेगुलेट करते थे, सॉरी वो ऑपरेट करते थे प्राइवेट सेक्टर वाले, तो उनको ऑपरेट करने के लिए मतलब उनको डेवलप किया जा रहा था। सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है इसका एक और ऑब्जेक्टिव। फीचर क्या है, फीचर ये है क्लासिफाई इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया कि मोनोपोली स्टेट को दे दी जाए, प्रोग्रेसिवली स्टेट ऑन, मतलब स्टेट जो है प्रोग्रेसिवली इंडस्ट्रीज को ऑन कर रहा था, और बाकी जो बची कुची इंडस्ट्रीज है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। असिस्टेंट टू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को असिस्ट किया जाए। रोल एक्सपेंडेड ऑफ यही सोशली, SSI का मतलब है हमारा ये मतलब स्मॉल सेक्टर एंटरप्राइज है। एक्सपेंडेड रोल, अच्छा स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है हाँ एक्सपेंड, उनको एक्सपेंडेड कर दिया गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, उनका रोल जो है बैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड वेरियस रीजन, वेरी हर जगह इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है हर जगह होनी चाहिए, ऐसा नहीं स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए, वो हर जगह होनी चाहिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। फॉरेन कैपिटल लाइज इन इंडिया ना, अब भी इस 1956 में भी यही मानते थे कि इंडियन हाथ में ही होनी चाहिए फॉरेन कैपिटल जो है, डेवलप मैनेजर्स एंड टेक्नीशियन, और ये भी इनका एक गोल था, फीचर था कि हमें मैनेजरियल मैनेजर्स और टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के अंदर कुछ करना है, अपने अंदर लोगों को सिखाना है और उनको बिल्ड करना है, उनको मैनेजरियल एक्टिविटीज़, मैनेजरियल एजुकेशन देनी है, सिंपल है, ठीक है। इंसेंटिव टू लेबर, लेबर को इंसेंटिव। अब आता है हमारा अगला 1973, 1973 सेकंड फैम है, एक्सपेंशन, इसी का एक्सपेंशन हुआ था। इस एक्सपेंशन कैसे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर, मतलब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर बताया गया कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फ्यूचर की होगी उस पर। डेवलप जॉइंट सेक्टर एंड यूनिट, जॉइंट सेक्टर यूनिट को डेवलप किया गया था। जॉइंट सेक्टर यूनिट एक बार हम कर, जॉइंट सेक्टर यूनिट का मतलब है कोई ऐसी एंटरप्राइज, मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस एंटिटी जो प्राइवेट सेक्टर्स भी इसको चला रही है और गवर्नमेंट बॉडीज भी चला रही है, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी में होता ही है। एमआरटीपी, एमआरटीपी है मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो इनको रोके, मोनोपोलीज को क्रिएट होने से रोके। इसके अंदर आईपीएस, आईपीएस का मतलब है, आईपीएस का क्या मतलब है, आईपीएस का इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट्स। अब अगली स्टेटमेंट आई 77 में, ये जनता गवर्नमेंट की स्टेट, ये जनता गवर्नमेंट मार्च में जब बनी थी, मोरारजी देसाई, तो उनका एम था कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, वो भाई देखो जो उनका स्ट्रक्चर है उसको डिलीवर किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, उनकी जो मशीन रिक्वायरमेंट्स थी वो लार्ज स्केल, और टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हाई स्केल से, सिंपल यही है। फंड ऑफ पब्लिक सेक्टर्स फिन इंस्टीट्यूशंस, ग्रोथ ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल्स। यहाँ पर कहा गया है कि फंड ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम, जो भी है प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जितने भी, मतलब उसके फंड्स है, वो किन को दे दिए गए, इनको। ग्रोथ किसके, किसकी ग्रोथ के लिए, ये मीडियम स्मॉल एंड मीडियम स्केल, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज, या आई फॉर इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं।
पब्लिक सेक्टर एंटर इन कंज्यूमर गुड्स, और पब्लिक सेक्टर को कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी घुसा दिया। ऐसा नहीं बड़ी बड़ी चीज़ें ही आप खरीद लोगे, आप उनको कंज्यूमर गुड्स के अंदर घुसा दिया। जैसे कि एक आपने 777 नाम से एक बिस्किट का नाम सुना होगा, वो गवर्नमेंट ब्रांड था। और यहाँ पर सिक यूनिट्स जो है, जो सिक यूनिट जो चल नहीं रही थी, उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और साथ में इन्होंने एक कुछ डाटा दे रखा है इन्होंने, जैसे कि जो टिनी सेक्टर्स हैं उनको 1 लाख से 1 लाख रुपए तक देने की बात करी। स्मॉल सेक्टर्स जो है उनको 10 लाख से 15 लाख के एज अ फंड देने की बात करी कि इनको हम सपोर्ट करें इस तरीके से। असेसमेंट्स क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या निकले, ये फेल्ड हुए अपने ऑब्जेक्ट उसको अचीव करने में। बिग बिजनेस ग्रो हुए, बिग बिजनेस जब भी ग्रो हुए, इन्होंने खींच लिया ना अपना वो कि सरकार का कि हम आप बड़े बिजनेसों के ऊपर नहीं, छोटे बिजनेसों के ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन बिग बिजनेस जब भी ग्रो हुए, उनके पास पैसों की कमी नहीं है। 807 आइटम्स फॉर स्मॉल 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 स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए 807 आइटम्स हुए जिन्होंने प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा दी। जीडीपी का 3%, जीडीपी 3% से ग्रो की, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। अगला 1980 आते, फिर 1991 के बाद हम इसकी मेरिट डिमेरिट्स पढ़ेंगे और ये खत्म। इसके बाद एक बार पढ़ लेते हैं। कांग्रेस की सरकार आई, एंडोर्सिंग फिलोसफी ऑफ 1955, ये जो 1956 मतलब जो सोशलिस्ट ओरिएंटेड थी उसी के ऊपर ये फिलोसफी आई। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो भी हमारी कैपेसिटी हो चुकी थी उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे। इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरिक, मैक्स प्रोडक्शन करे, हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो, हाई प्राइस बैड क्वालिटी ना हो, इकोनॉमिक फेडरलिज्म हो। इकोनॉमिक फेडरलिज्म को एक बार हम इकोनॉमिक फेडरलिज्म प्रेसिडेंट को डिफाइन किया हुआ है। मेजर मेजर अब इसकी मेजर्स क्या थी, इम्प्रूव पब्लिक सेक्टर इम्प्रूव किया गया है इन्होंने, इम्प्रूव पब्लिक सेक्टर्स, इंटीग्रेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलाइजेशन, फ्यू न्यूक्लियस प्लांट। अब देखो इसके अंदर क्या किया गया, पब्लिक सेक्टर जो है उसको इम्प्रूव किया गया भाई, प्राइवेट तो ऐसे नहीं सत्य। इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक न्यूक्लियस प्लांट लगाए गए जिसके अंदर बहुत बड़े लेवल पर चीज़ें कुछ ना कुछ बन रही थी, ठीक है। रीडिफाइनिंग द स्मॉल एंड टिनी यूनिट्स, इनको रीडिफाइन किया गया। रेगुलेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस कैपेसिटी एंड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस कैपेसिटी जो भी हो रही थी उनको रेगुलेशन, टेक ओवर सिक यूनिट्स को टेक ओवर कर लिया गया, ठीक है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 जुलाई में हुई। 1991 में मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव वेलकम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया। रीडिफाइन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर को रीडिफाइन किया। ऑब्जेक्टिव एनकरेज इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना। डेवलप इंडिजियस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना कि कैसे, इन्वेस्ट इन आर एन डी, अपनी आर एन डी में इन्वेस्ट करके। रिमूव रेगुलेटरी सिस्टम, जो रेगुलेटरी सिस्टम है इनको रिमूव किया। इंक्रीज कंपटीशन इंडस्ट्री, कंपटीशन इंक्रीज हो गया इंडस्ट्री में। एनहेंस सपोर्ट स्मॉल सेक्टर, इसको सपोर्ट करने स्टार्ट कर दिया। अबोलिश मोनोपोली, मोनोपोली को खत्म करने स्टार्ट कर दिया। पे फॉर इम्पोर्ट नॉट डिपेंड ऑन एड, इम्पोर्ट के लिए पेड करने स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर एज ए एड के ऊपर डिपेंड होना बंद कर दिया। रिसेंट डेवलपमेंट, अब रिसेंट डेवलपमेंट जो हुई है इसी के अंदर वो बताए जा रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इसके अंदर इसको बढ़ावा दिया गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को, जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रेगुलेट किया जा रहा है, प्रॉपर लोकेशन को रेगुलेट किया जा रहा है। इंश्योर गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रियल एक्टिव्स पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। फुल कैपेसिटी ऑफ लार्ज स्केल यूटिलाइजिंग, जो लार्ज स्केल यूटिलाइजिंग है उनको फुल कैपेसिटी का वो कर रहे हो। लाइसेंसिंग स्टेट न्यू यूनिट चेंज इन प्रोड्यूस डिफरेंट, जो सॉरी चेंज इन प्रोडक्शन अफेक्ट सब्सिक्वेंटली एक्सपेंशन ऑफ एस्टेब्लिशिंग यूनिट। हाँ, अब लाइसेंसिंग से होता क्या है, लाइसेंसिंग से एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई, जैसे कि हमें कोई नई यूनिट हमें स्टार्ट खोलनी है, अपना प्रोडक्ट बदलना है, कोई भी हमें अपने एक्सपेंशन को अफेक्ट कर, ये हमारे एक्सपेंशन को, एस्टेब्लिशमेंट यूनिट को अफेक्ट करता है लाइसेंसिंग, क्योंकि हमें हर बार सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया गया। 51% फॉरेन इक्विटी दे दी गई। फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुआ। एमओवी, फिर पब्लिक सेक्टर पॉलिसी आई जिसके अंदर तीन चीज़ें आई, एमओवी, पीआईएफआर और एमआर
टीपी एक्ट इसके अंदर आ रहा है। इसके बाद मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे एमओवी और बीआईएफआर क्या होते हैं। मेरिट्स क्या हुई, ये ट्रूली हिस्ट्री का है। ओपनिंग इकोनॉमी, इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया। चेंज वेलकम, वेलकम को चेंज को वेलकम किया गया। इंडियन इंडस्ट्री मोर कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल एज वेल एज, अब इंडियन इंडस्ट्री जो है वो कॉम्पिटिटिव हो गई इंटरनली भी और इंटरनेशनली भी, बाहर भी जाने लगी। फिर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स बाय डिलाइसिंग ऑफ द होस्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन स्कीम, जो रजिस्ट्रेशन स्कीम्स है वहाँ पर डी लाइसेंसिंग हो गई, वहाँ पर इंडियन एंटरप्रेन्योर फ्री हो गए। डोमिनेंट अंडरटेकिंग्स अलाउज द इन्वेस्टमेंट अलाउ होने लग गई, जो अंडरटेकिंग्स हैं उन पर। डोमिनेंट इन्वेस्टमेंट मतलब डोमिनेंट अंडरटेकिंग्स एक प्राइवेट सेक्टर अब ले सकता है, ऐसा इस टाइप से। लिबरलाइजेशन, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है 51 मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज, वाइड रेंज इंडस्ट्रीज को 51% का वो दे दिया गया। बोल्ड अटेम्प्ट टू डी रेगुलाइजेशन, डी रेगुलाइजेशन मतलब रेगुलेशन नहीं चले सरकार का, उस पर अटेम्प्ट किया गया। इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमी टू मॉडर्नाइज, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट किया गया मॉडर्नाइज होने को भी। अंडर डिमेरिट्स क्या है इसी की, अंडर डेवलप्ड बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड एरिया में जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है वो नहीं जाते, क्यों, क्योंकि वहाँ पर उन्हें रिटर्न नहीं मिलेगा वो उस लेवल का। वहाँ हाई रिटर्न लोकेशंस पर हो जाती है, जिससे कि वो हाई बैकवर्ड ही रह जाता है। ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सिकनेस, इंडस्ट्रियल सिकनेस को ग्रो करता है। नो टैक्स, क्योंकि एग्जिट पॉलिसी नहीं बनाई गई सिक यूनिट्स के लिए। ऑफ लोडिंग 20% इक्विटी, मतलब यहाँ क्या कर दिया गया कि जो 20% जो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर आना उसमें भी 20% इक्विटी दे दी प्राइवेटाइजेशन को भी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डीलर ऑफ और डीलर देखो, जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर, उनको बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मतलब एक तरीके से वर्चुअल। हम यहाँ पर कहा गया है कि हमने किसी दूसरे, देखो यहाँ हमने किसी दूसरे के बल पर हमने काम किया, जैसे कि हाँ सरेंडर, यहाँ पर कहा गया है कि हमने वर्चुअल सरेंडर किया एक इंटरनेशनल एजेंसी को, क्योंकि आईएमएफ ने हमको प्रेशर किया 1991 वाली पॉलिसी को लाने में, और इसी को हम आईएमएफ पॉलिसी भी कह देते हैं, यहाँ से आई। तो इसी के साथ अभी हम बंद नहीं करने वाले, 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर हम 3 टॉपिक अगर कवर कर दे, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को एक बार हम समझा देते हैं। हाँ तो लिबरलाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन का मतलब है जो रेगुलेशंस एंड कंट्रोलेशन है ये ख़त्म हो गए, और ये मतलब कम हो गए, रिड्यूस हो गए बहुत काफ़ी हद तक, तो इसको लिबरलाइज कह दिया कि बिजनेस आसानी से कम लाइसेंसेस के काम कर सकता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ से प्राइवेट हैंड्स में वो चीज़ें आने लग गई, और ग्लोबलाइजेशन मतलब कि आप हर देश आपस में ट्रेड करने लग गए। तो मैं अभी आता हूँ।